साथियों, तो आज फिर मैं साहिबा वेग प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कौन सी पोएम, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड वी आर गोइंग टू डू द पोएम नंबर 6। आज हम पोएम नंबर 6 करने जा रहे हैं। ये छठी पोएम है जो थ्योरी क्लास में मैं करवा चुकी हूँ। बाकी की 5 पोएम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जस्ट गो बैक एंड सी। जिन्होंने मिस कर दी है वो यूट्यूब पे जाकर मेरी बाकी की भी 5 पोएम्स देख सकते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस टाइटल से हमें क्या पता चलता है? क्या संसार हमारे पास बहुत ज़्यादा है या फिर हम बहुत ज़्यादा संसारिक हो गए हैं? सच्चाई में ये बात है। सच्चाई तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा संसारिक हो गए हैं, यानी कि हमें बस पैसा 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 पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कमाना, अभी जॉब पे जाना है, अभी लेट हो रहा है, अभी फटाफट ये इन चीज़ों में हम ऐसे हो गए हैं दैट वी हैव, जो हमारी रियल खुशी है, असली खुशी क्या है हमारी? नेचुरल ब्यूटी, नेचर, उसमें शांति लेना, एकदम पीस लेना, वो सब हमें असली खुशी देगी और हम उससे दूर होते जा रहे हैं रियल में। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हम बहुत गलत कर रहे हैं। हमें सुबह उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वी शुड गो इन नेचर। हमें प्रकृति में दौड़ लगानी चाहिए, पार्क में जहाँ फल फूल पेड़ पौधे हों वहाँ हमें नेचर के अंदर सांस लेनी चाहिए खुली हवा में। तो हम इन चीज़ों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो वी आर गेटिंग टू मच संसारिक, हम बहुत ज़्यादा संसारिक होते जा रहे हैं। और इस टाइटल में बेसिकली जो पोएट है वर्ड्सवर्थ, वो एक तरीके से कंप्लेंट कर रहा है कि वाई वी आर गेटिंग टू मच ऑफ अटैच टू द नेचुरल, टू मच अटैच टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो बेसिकली इस टाइटल से ही इज़ कंप्लेनिंग, कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लेन कर रहे हैं, ऑथर। सो द ऑथर इज कंप्लेनिंग, किस चीज की कंप्लेन कर रहा है? द ऑथर इज कंप्लेनिंग अबाउट अवर टू मच अटैचमेंट, our too much attachment with the materialistic world, with materialistic world. बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच। अब इसकी बेसिस क्या है, कब लिखी गई, कब पब्लिश्ड हुई, किसने लिखी, कितनी वॉल्यूम्स में लिखी, ये भी जान लेते हैं। सो द पोएम इट इज़ कंपोज्ड, ये कंपोज की गई थी, इट इज़ बीइंग कंपोज्ड। सो द पोएम वॉज composed, it was composed, कब composed हुई थी? It was composed in 1802, 1802 में ये composed हुई थी। and published कब हुई थी? and published in 1807 in 2 volumes, और 2 volumes में published हुई थी ये। और ये सोनेट है, इट इज़ अ सोनेट इन नेचर, ये एक सोनेट है। इट इज़ अ सोनेट इन नेचर। और किस फॉर्मेट में है? जो सोनेट किस फॉर्मेट में? ये सोनेट पेट्रार्कन फॉर्मेट में, इट इज़ इन पेट्रार्कन फॉर्मेट। पेट्रार्कन फॉर्मेट। और किस पे लिखी गई है? इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब जो ये पेट्रार्कन फॉर्मेट है बेटा, ये कौन सा फॉर्मेट होता है? 8+6 का, यानी ऑक्टेव प्लस सेस्टेट का फॉर्मेट होता है, जिसमें राइमिंग स्कीम क्या लगाई है इन्होंने? द राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है इसकी A B B A B B
A, देन फिर A B B A, देन C D C एंड D C D। ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है बेटा। और जहाँ पे ये ऑक्टेव ख़त्म होता है, जहाँ से सेस्टेट शुरू होता है, वहाँ पे एकदम से टर्न आता है, यानी कि ये 8 लाइनें जहाँ ख़त्म होती हैं उसके बाद एक टर्न आता है, टर्न ऑफ थॉट्स, जिसको कहते हैं वोल्टा। वोल्टा का क्या मतलब होता है बेटा? वोल्टा मीन्स टर्न ऑफ थॉट्स। और टर्न ऑफ थॉट्स जो है वो कहाँ पे आता है? सेस्टेट पे, यानी कि जब 8 लाइन्स ख़त्म होती है और जब 6 लाइन्स शुरू होती हैं तब सेस्टेट पे आता है टर्न ऑफ थॉट्स एकदम से। अब ये पोयम का थीम क्या है, इस पोयम का मकसद क्या है? सो ये पोयम एकदम क्रिटिसाइज़ कर रही है। किसको क्रिटिसाइज़ कर रही है? उस टाइम को क्रिटिसाइज़ कर रही है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहली बार आया था। सो द पोएट इज क्रिटिसाइजिंग द टाइम व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया पहली बार, केम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड पहली बार आया और वी वर गेटिंग अवे फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और हमें दूर ले गया किससे? नेचुरल वर्ल्ड से। तो इसका थीम क्या है? इट क्रिटिसाइजेस द वर्ल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो बढ़ते हैं, अपनी पोएम शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट अवर पोएम। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. So basically बेटा, the world is too much with us, ये संसार हमारे पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा संसारिक हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। वी आर गेटिंग मटेरियलिस्टिक। लेट एंड सून, लेट एंड सून एक फ्रेज होता है जिसका मतलब क्या होता है बेटा? ऑलवेज, यानी कि हम बहुत ज़्यादा हमेशा, हम मतलब चाहे आज हो चाहे कल हो, हम हमेशा ही बहुत ज़्यादा कैसे एक्ट कर रहे हैं? संसारिक, इन अ मटेरियलिस्टिक वे एक्ट कर रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट अवर पावर्स। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ किस में लगे हुए हैं? कमाने में और खर्चने में। हम वी आर गेटिंग टू मच संसारिक, हम बहुत ज़्यादा संसारिक हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम? कैसे मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं? हम सिर्फ लगे हुए हैं किस में? कमाने में और खर्चने में। वी ले वेस्ट अवर पावर्स, और हम इस तरीके से करने से क्या कर रहे हैं? अपनी पावर्स को वेस्ट करते जा रहे हैं। हमारी कौन सी पावर है जो भगवान ने हमें दी है? जैसे कि ह्यूमन पावर, किसकी? ह्यूमैनिटी की पावर, स्पिरिचुअलिटी की पावर, ये सारी हमारी जो शक्तियां हैं हम उनको वेस्ट करते जा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, और हम क्या कर रहे हैं? हम नेचर में, लिटिल वी सी इन नेचर, यानी हम नेचर की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। हम नेचर की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर को बहुत कम देख रहे हैं, ना उसकी रख रखाव कर रहे हैं, ना उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है नेचर से। दैट इज आर्स, जो कि सच में मायने में हमारी है। हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं असल में वो हमारा नहीं है। हमारा कौन है? अपना, हमारी नेचर है जो हमें स्वच्छ वायु देती है, असली में जीवन देती है। हम कोई ऐसे हिली एरिया में जाएं, वहाँ में कितनी अच्छी सांस आती है ना, कितनी प्योर एयर मिलती है हमें ब्रीथ करने के लिए। क्यों मिलती है? क्योंकि वो ही हमारी असली दोस्त है, नेचर। और हम क्या कर रहे हैं? उसको देख ही नहीं रहे। लिटिल वी सी, हम नेचर की तरफ देख ही नहीं रहे।
वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, हमने जो अपने हृदय है उनको दूर कर लिया है, किससे? नेचर से, नेचुरल वर्ल्ड से। अ सॉर्डेड बून, यानी ये जो हमने हरकत की है, क्या की है? हमने अपने दिलों को दूर कर लिया है नेचर से, और ये हमारे लिए एक क्या है? व्यर्थ का वरदान। सॉर्डेड मीन्स व्यर्थ, एक व्यर्थ का हमारे लिए वरदान है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारे लिए वरदान है, कैसे कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हमने, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने वो कर दी, खड़ी फैक्ट्रियाँ, और हमने इतना कुछ बना दिया है। तो ये हमने एक बून किया, हमने एक वरदान क्रिएट किया है, जबकि ये व्यर्थ का वरदान है। वो कह रहा है क्यों व्यर्थ का वरदान है? बिकॉज वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे, क्योंकि हमने जो अपने हृदय है उनको दूर कर लिया है, ऐसा करके इंडस्ट्रीज वगैरह बना के अपने आप को दूर कर लिया नेचर से। बेटा इसमें ना फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई हैं। एक तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सॉर्डेड बून में अ सॉर्डेड बून, इसमें बेटा ऑक्सीमोरॉन का एक तो यूज हुआ है, एक तो ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है। ऑक्सीमोरॉन जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स जो हैं एक साथ रखे जाते हैं, दो कॉन्ट्रारी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सॉर्ट और व्यर्थ, मतलब, और बून मीन्स वरदान। तो व्यर्थ और वरदान दोनों अपोजिट बातें हो गई और एक साथ है, तो क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन। उनमें एक तो ऑक्सीमोरॉन का यूज है और एक यहाँ पे एपोस्ट्रोफे का यूज है, यानी कि ये जो मार्क है ये किसका मार्क होता है बेटा? एपोस्ट्रोफे का मार्क होता है। एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज्ड हुई है। आई होप कि आपको ये स्टैंजा क्लियर होगा। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस विद लेट एंड सून, यानी कि हम बहुत ज़्यादा क्या हो गए हैं? सांसारिक हो गए हैं, और सांसारिक होने के बाद हम क्या हो गए हैं? हम लेट एंड सून मीन्स हमेशा, चाहे वो आज की बात करो या फिर आने वाले कल की बात करो या प्रेजेंट की बात करो, ऑलवेज हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बिहेवियर करने लग गए हैं। 24/7 सुबह शाम हम क्या कर रहे हैं? बस दौड़ रहे हैं, बस भाग रहे हैं पैसे के पीछे। सो गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। देखिए पैसे स्पेंड हो रहे हैं ना, सो गेटिंग एंड स्पेंडिंग में हम सिर्फ अपनी इंटरनल पावर्स, जो भगवान ने हमें शक्ति दी है, नाम जपने की शक्ति, रिलीजियस पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, ह्यूमैनिटी, इंसान की दुनिया में सेवा करना और सर्विस की, वो सब हम वेस्ट कर रहे हैं। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, मतलब हम नेचर के अंदर बहुत कम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो हम नेचर को बहुत कम देख रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं, एंड दैट इज आर्स, जो कि सच्ची मायने में हमारी दोस्त है। वी हैव गिवन अवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून, हमने अपने दिलों को क्या कर लिया है? दूर कर लिया, अपने हृदय को किससे दूर कर लिया है? एक व्यर्थ के वरदान के लिए, यानी कि एक व्यर्थ का वरदान है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके लिए हमने अपने हृदयों को नेचर से दूर कर लिया। तो बेटा इन फर्स्ट 4 लाइन्स में, जैसे ऑक्टेव में 4 लाइन्स हैं, तो पहली जो 4 लाइन्स हैं उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? डिसकनेक्शन नज़र आ रहा है। क्या डिसकनेक्शन नज़र आ रहा है? कि हम लोगों का इसका फर्स्ट का मतलब फर्स्ट 4 लाइन्स में जो थीम है, वो क्या थीम नज़र आ रहा है हमें? डिसकनेक्शन विद नेचर। हमारा डिसकनेक्शन हो चुका है, डिसकनेक्शन हो चुका है फ्रॉम नेचर, डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर, यानी हम दूर जा चुके हैं नेचर से। सो इसका फर्स्ट का थीम क्या है? क्या हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट में? डिसकनेक्शन फ्रॉम नेचर। Second, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. So basically, एक इमेजरी क्रिएट हो रही है। क्या इमेजरी? बहुत सारे विविड इमेजेस दे रहा है पोएट। क्यों दे रहा है? क्योंकि वो क्या कहना चाह रहा है कि इन विविड इमेजेस की तरह, मतलब ही इज़ ब्यूटिफुली डिस्क्राइबिंग द नेचर। जो ये इमेजेस दे रहा है वो कि सी किस तरीके से बूजम कर रहा है और विंड्स हाउलिंग कर रही है। थ्रू दीज थिंग्स पोएट
एक विविड इमेजरी बना रहा है, एक सुंदर इमेज बना रहा है किसकी, कि नेचुरल ब्यूटी की, कि किस तरह नेचर की ब्यूटी है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है नेचर की ब्यूटी को. सो दिस सी दैट बेयर्स हर बूजम, बेयर्स मीन्स होता है बेटा ओपन करना, ओपन करना यानी कि जो समुद्र है, सी है, वो ओपन करता है अपना बूजम, अपना हृदय, अपना हृदय किसके आगे ओपन करता है, मून, चंद्रमा के आगे. सो द सी ओपन्स हर हार्ट, अपना दिल, अपनी छाती को खोलता है समुद्र किसके आगे, मून के आगे. द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट आवर्स, और वो विंड्स जो क्या कर रही है, हाउलिंग, हाउलिंग मीन्स लाउड नॉइज, हाउलिंग करना यानी कोई लाउड नॉइज निकालना. तो वो हवाएं जो एक क्या कर रही है, हाउलिंग वॉइस, लाउड लाउड साई साई की आवाज निकाल रही है, तेज तेज, जो हमेशा हवा क्या निकालती है, साई साई की आवाज निकालती है. एंड आर अप गैदर्ड नाउ, पर इस समय जब समुद्र आलिंगन कर रहा है किसके साथ, आकाश के साथ, तो हवाएं भी शांत है, शांत है. नाउ अप गैदर्ड यानी बहुत शांत है, किसकी तरह, जस्ट लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स. स्लीपिंग फ्लावर्स क्या होते हैं बेटा, ड्राइड फ्लावर्स, रेदर्ड फ्लावर्स, जो रिदर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राइड, श्रिंक हो जाते हैं, रेदर्ड फ्लावर्स को, ड्राइड फ्लावर्स को कहते हैं स्लीपिंग फ्लावर, जो मुरझा चुके हैं. तो ये मुरझाए हुए फूलों की तरह शांत होके हवा भी इस समय पड़ी है. फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, पर ये सब देखने के लिए कि किस तरह समुद्र और मून का आलिंगन हो रहा है, किस तरह जो हवा है वो इस समय साई नहीं कर रही, शांत है आलिंगन को देख के, और जो ये नेचर की ब्यूटीफुल इमेजरी है, इसको देखने के लिए हम अब वैसे नहीं रह गए, यानी कि हमारे अंदर वी आर गेटिंग आउट ऑफ ट्यून. आउट ऑफ ट्यून मीन्स अवे फ्रॉम द नेचर, हम बहुत दूर हो चुके हैं नेचर से. अब हमें ये चीजें नहीं समझ में आएंगी कि किस तरह मून का बूजम हो रहा है, किस तरह मतलब सी का बूजम, सी अपना बूजम कर रही है मून से. सो ये सब चीजें देखने के लिए वी आर नॉट दैट, हम इतने कैपेबल नहीं रह गए हैं, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. हमें ये चीजें अब दिखाई नहीं देती नेचर के अंदर, कितनी विविड इमेजरी है, इतनी सुंदरता है नेचर के अंदर. सो बेसिकली यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी हुआ है, क्योंकि सी को क्या कहा गया, वो सी बेयर करता है बूजम, यानी कि अपनी चेस्ट को किसके आगे शो वो करता है, बेयर करता है, ओपन करता है मून के आगे. सो बेयर्स हर बूजम, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. और स्लीपिंग फ्लावर्स, क्या फ्लावर्स कभी सोते हैं, सो ये भी ह्यूमन क्वालिटी है ना, स्लीपिंग एंड जागना और सोना. तो यहाँ भी क्या है, स्लीपिंग फ्लावर्स में भी पर्सोनिफिकेशन है बेटा. स्लीपिंग फ्लावर्स में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, स्लीपिंग फ्लावर्स में भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है. उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, यानी अवे फ्रॉम द नेचर, यही इसमें यूज हुए हैं लिटरेरी डिवाइसेस. और इस पैराग्राफ में, इस मतलब स्टैंजा में हमें इन 4 लाइंस में कौन सा थीम देखने को मिलता है बेटा, वैल्यू ऑफ नेचर की, कितनी वैल्यूएबल है नेचर. हमें वैल्यू ऑफ नेचर दिखती है कि कितनी वैल्यूएबल है नेचर, और हमें कहते कहते नेचर के अंदर कितनी विविड इमेजेस हैं जो हमें सुकून दे सकती हैं. ये देखिए वैल्यू दिखा रहा है नेचर की, बट हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं. moves us not great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn. So it moves us not. It इधर किसको रेफर कर रहा है, इट रेफर कर रहा है वो नेचर को, कि अब जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती, हमें मूव नहीं करती. तो बेटा कैसे हमें मूव करता है कोई भी चीज, हमें कैसे अट्रैक्ट करती है, हमें अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है, तो हम उसके पीछे पीछे जाते हैं ना. जैसे कि आपको वो अच्छे लगते हैं ना वो अच्छे, तो जब आपको वो अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो आप उनके पीछे पीछे चक्कर काटते हो, मूव करते हो. तो वैसे ही नेचर के आगे पीछे अब हम मूव नहीं करते, क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट ही नहीं करती नेचर. ठीक है ना. सो जो हमें अट्रैक्ट करता है वही, उसी के ही आगे पीछे हम घूमते हैं और मूव करते हैं.
सो इट मूव्स अस नॉट, अब वो हमें मूव नहीं करती। ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी, हे भगवान ग्रेट गॉड, इससे अच्छा तो मैं पैगन हो जाऊं, क्योंकि अब मुझे नेचर मूव नहीं करती तो मैं पैगन हो जाऊंगा। पैगन यानी कि अगर मैं नेचर वर्शिपर हो जाऊंगा तो मुझे क्या होगा, फिर नेचर में मुझे आनंद आएगा। एंड सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट पी, यानी कि फिर मैं जब इस प्लीजेंट पी ओपन ग्रास एरिया में खड़ा होऊंगा तो मुझे नेचर की जो प्राकृतिक मतलब नेचर की जो ब्यूटी है वो समझ में आएगी और उसका मैं आनंद उठा सकूंगा। सो बेसिकली इट मूव्स अस नॉट, नेचर मूव्स अस नॉट, ग्रेट गॉड, यहाँ क्या है, एपोस्ट्रोफे है। आई वुड रेदर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, यानी पेगन क्या होते हैं बेटा, जो जैसे जो ऑथर है वो क्रिश्चियन है, सो क्रिश्चियन होने के बाद वो एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव करते हैं। बट पेगन क्या होते हैं, जो एक नेचर को बिलीव करते हैं, नेचर में ही भगवान को ढूंढते हैं, जैसे वायु में वायुदेव, हवा, पत्थर, सब में भगवान दिखते हैं उनको। सो अ पेगन who believes who do not believe in a particular religion, who do not believe in a particular religion, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में बिलीव नहीं करते, and who do not believe in a particular religion, और क्या करते हैं, and worships the nature, और वर्शिप करते हैं, एंड वर्शिप द नेचर, और वर्शिप किसको करते हैं, नेचर को ही भगवान मानते हैं। तो मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं नेचर को ही भगवान मानूं, और क्रीड आउटवर्न यानी पुरानी जो रूढ़वादिता सोच थी, जो एंशियंट बिलीव्स थे जिसमें नेचर को ही भगवान मानते थे, उन एंशियंट बिलीव्स को मैं भी मानूं और मैं नेचर वर्शिपर बन जाऊं, तो क्या होगा, तब मैं शायद इंजॉय कर पाऊंगा इस ओपन एरिया को, इस घास को, इस खुले आसमान को मैं एंजॉय कर पाऊंगा। ठीक है, सो ही इज टेलिंग, मतलब इसमें वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, बेसिकली ही इज एक्सप्रेसिंग कि ही इज यर्निंग फॉर द पास्ट, मतलब ही इज ट्राइंग टू गो इन द पास्ट। वो ये मतलब ये ट्राई कर रहा है कि काश यार वो पुराना टाइम वापस आ जाए जिसमें लोग नेचर के इतने करीब होते थे, सब कुछ इतना मतलब कि इतनी खुला आसमान होता था, एक सांस हवा में एक ताजगी होती थी, सब कुछ इतना फ्रेश महसूस होता था, वो सब फिर हमें महसूस हो। सो यर्निंग फॉर द पास्ट, यर्निंग कर रहा है फॉर पास्ट, कि पास्ट में जैसा होता था वैसा ही दोबारा हो। Have glimpses that would make me less forlorn, यानी कि मुझे फिर अगर मैं नेचर के करीब हो जाता, पैगन हो जाता, तो मुझे ग्लिम्सेस मिलती, झलक मिलती, दृश्य मिलते, किसके, that would make me लेस फॉरलॉन, नेचुरल ब्यूटी के सीन्स देखने को मिलते जो कि मुझे लोनलीनेस कम फील करवाते, लेस फॉरलॉन, लेस लोनली फील करवाते, लोनली लेस फील करवाते, और सैडनेस मेरी दूर हो जाती। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मुझे क्या देखने को मिलता, प्रोटियस देखने को मिलते, गॉड, सी के समुद्र के गॉड प्रोटियस जो है समुद्र से निकलते हुए मुझे देखने को मिलते, और हियर, और मुझे सुनने को क्या मिलता, बिगुल सुनने को मिलता, ट्रम्पेट सुनने को मिलता, किसका ट्रम्पेट, किसका हॉर्न सुनने को मिलता, मुझे हॉर्न सुनने को मिलता ट्राइटन का, ट्राइटन जो कि क्या है, ये भी एक सी गॉड है। तो बेसिकली प्रोटियस कौन थे बेटा, प्रोटियस जो है ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है, जो कि who is famous for, जो किसके लिए फेमस थे, फॉर फोरसीइंग द फ्यूचर, फ्यूचर फोरसी करने के लिए, फोरसीइंग द फ्यूचर के लिए फेमस थे, एंड सो और क्या कहते हैं, जो ट्राइटन है वो क्या, कौन से गॉड थे, अब वो क्या कर रहा है, वो खुले मैदान पे सोच रहा है कि अगर मैं इस खुले मैदान पे होता तो मुझे आनंद मिलता,
प्रकृति का क्या आनंद, कि जैसे कि मून जो है आ रहा है, सनराइज कर रहा है, और क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल जो ये आसपास की ग्रीनरी है, इन सबका मैं आनंद उठा पाता। एंड हैव ग्लिम्सेस, और मुझे देखने को मिलती झलक, किसकी झलक, ग्लिम्सेस देखने को मिलती अबाउट द ग्लिम्सेस ऑफ नेचुरल सीन्स, नेचुरल ब्यूटी की ग्लिम्सेस, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो शायद मुझे लेस फॉरलॉर्न, लेस लोनली फील करवाती, जो मेरी लोनलीनेस है उसको दूर कर पाती, सो मेक मेरी लोनलीनेस को दूर कर पाती एंड मेक मी फील लेस लोनली। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और मैं देख पाता किसको, किसको देख पाता, किसके दर्शन कर पाता, प्रोटियस गॉड के। सो मैं प्रोटियस गॉड जो कि निकल रहे होते किससे, समुद्र से निकलते हुए उनके दर्शन कर पाता। और हियर ओल्ड ट्राइटन, और सुन पाता किसका बिगुल, किसका ट्रम्पेट सुन पाता, मैं ट्राइटन का ट्रम्पेट सुन पाता जो कि सी गॉड है। सो ट्राइटन क्या कर रहे होते, ट्रम्पेट धुन बजा रहे होते, किसके लिए धुन बजा रहे होते, ओशन की लहरों को कंट्रोल करने के लिए। सो मैं वो भी सुन पाता जो बिगुल ट्राइटन बजाते। सो ये ब्यूटीफुल सीन मैं देख पाता। सो प्रोटियस, बेटा प्रोटियस जो थे वो क्या, कौन है, इज अ ग्रीक माइथोलॉजी में ये गॉड है, ग्रीक माइथोलॉजी में, और ये ही इज फेमस फॉर प्रोफेसी के लिए फेमस है, या फिर फ्यूचर टेलिंग के लिए, फ्यूचर टेलिंग के लिए फेमस गॉड है, ठीक है। एंड मोरोवर जो ट्राइटन है वो कौन से गॉड है, ट्राइटन भी ग्रीक गॉड है। एंड ट्राइटन क्या करते हैं, ये ट्रम्पेट बजाते हैं। सो ट्रम्पेट करते हैं, बजाते हैं ट्रम्पेट, एंड कंट्रोल्स उस ट्रम्पेट को बजाकर क्या करते हैं, एक तो ब्लो करते हैं ट्रम्पेट को, ही ब्लोज trumpet to control the ocean waves, to control ocean waves को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये इनकी जो बॉडी है वो क्या, कैसे बनी होती है, हाफ मैन एंड हाफ डॉल्फिन, और इस पूरे स्टैंजा का थीम क्या है, पावर ऑफ नेचर, की नेचर कितनी पावरफुल है, पावर ऑफ नेचर कितनी पावरफुल, अगर हम नेचर में रहें तो वो हमें कितना हील कर सकती है, लोनलीनेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी में। आपने देखा है कि साइकोलॉजिस्ट के पास अगर कोई जाता है तो वो भी रेफर करते हैं एक डिप्रेस्ड पर्सन को कि आपको नेचर के क्लोज रहना चाहिए, आपको सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुली हवा में सांस लेनी चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए। तो हील, नेचर क्या है, एक हीलर होता है, हीलिंग पावर होती है नेचर में, सेल्फ हीलिंग पावर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम आगे करेंगे, ये पोएम का यही अंत होता है, आगे हम इसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। सो लेट्स, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। सो कौन है इस पोएम का पोएट, ए पीबी शैली, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स एंड डी लॉर्ड बायरन। बेटा जिसने भी मेरा लेक्चर ध्यान से देखा होगा और ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको इन सब क्वेश्चंस के आंसर तुरंत ही आ जाएंगे। सो कौन पोएट था वर्ल्ड इज टू मच का, इट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जिनका जन्म हुआ 1770 में और डेथ कब हुई इनकी, 1850 में। एंड ही वॉज द चीफ ऑफ रोमांटिक एज, ये चीफ कहलाते हैं, चीफ ऑफ रोमांटिक एज। और इनके ज्यादातर वर्क्स में नेचर का जिक्र है, इसलिए इनको वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहते हैं, वर्शिपर ऑफ नेचर। And these all the authors, P.B. Shelley, William Wordsworth, John Keats, Lord Byron, ये सब बिलोंग करते हैं किससे, रोमांटिक एरा से, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं सब ऑथर। क्वेश्चन नंबर 2, what is the form of the world is too much with us, इस
ये जो पोयम है ये किस फॉर्मेट में लिखी गई है? इज इट अ ओड? ये ओड है, सोनेट है, बैलेड है, या फिर एलिजी है? सो इट इज बेसिकली अ सोनेट। ये एक सोनेट है बिकॉज इट इज रिटन इन 14 लाइन्स। 14 लाइन्स में लिखी गई है ये, इसलिए इट इज अ सोनेट। एंड ओड क्या होता है बेटा? ओड इज अ एड्रेसिंग सॉन्ग। एड्रेसिंग पोयम होती है या सॉन्ग होता है जो किसी भी पर्सन को एड्रेस करता है, एड्रेसिंग सॉन्ग। बैलेड, बैलेड डिस्क्राइब्स, वो होता है जो एक पोयम दैट डिस्क्राइब्स अ इवेंट और अ स्टोरी। इवेंट और स्टोरी को डिस्क्राइब करने वाली पोयम को कहते हैं। जैसे फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग होते हैं ना। एलिजी क्या होते हैं बेटा? इट इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन। किसी की भी डेथ पे लिखे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सोरो सॉन्ग, सोरो में लिखे जाते हैं। इट इज द डेथ सॉन्ग। सो दिस इज कॉल्ड एलिजी। बट ये क्या है? सोनेट है। इट इज अ 14 लाइन पोयम बाय विलियम वर्ड। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज यूज्ड इन दिस पोयम? दिस पोयम का मतलब है बेटा वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो पोयम है वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इस पोयम में बेटा कौन सा सोनेट यूज्ड है? इसमें बेटा ऑप्शंस हमारे पास हैं पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट। तो सबसे पहले है पेट्रार्कन सोनेट, जिसको किसके नाम पे रखा गया? विच इज नेम्ड आफ्टर इटालियन पोएट पेट्रार्क। पेट्रार्क के नाम पे इसको रखा गया और पेट्रार्क ने इसे इटली में इंट्रोड्यूस किया था। इटली में सबसे पहले सोनेट को लाने वाला कौन था? पेट्रार्क थे। अब पेट्रार्क ने इसको इटली में इंट्रोड्यूस किया किस फॉर्मेट में? 8+6 के फॉर्मेट में, यानी कि ऑक्टेव प्लस सेस्टेट के फॉर्मेट में। और इसे इसी फॉर्मेट को इंग्लैंड कौन लेके आया? 8+6 के थॉमस यार्ट। थॉमस यार्ट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? यार्टियन सोनेट। अब ये तो हो गई 8+6 के कॉम्बिनेशन की बात। और 8+6 का कॉम्बिनेशन मिल्टन ने भी कॉपी किया और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिल्टोनिक सोनेट। अब बेटा डिफरेंस क्या है पेट्रार्क के सोनेट में और मिल्टन के सोनेट में? ये भी जान लेते हैं क्योंकि दोनों ही 8+6 के कॉम्बिनेशन में है। तो डिफरेंस क्या है? अगर हमें ये आंसर लगाना पड़े कि वर्ल्ड इज टू मच जो पोयम है जो हम कर रहे हैं उसमें पेट्रार्क सोनेट यूज हुआ है या मिल्टोनिक सोनेट, क्योंकि दोनों ही 8+6 है और दोनों ही 14 के कॉम्बिनेशन 8+6 में है। तो क्या हम दोनों में से कौन सा आंसर टिक लगाएंगे? तो पेट्रार्कन सोनेट को टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने इसमें जो राइमिंग स्कीम करी है वो करी है ए बी बी ए, यानी कि 4 के क्या हो गए? ऑक्टेव। 8 लाइंस हो गई पहली, ठीक है। उसके बाद जो 6 कैसे हैं? सी डी सी डी सी डी, ठीक है। तो यानी कि एक सी से दोबारा से इंटरलिंक्ड है, यानी कि जो स्टेंजाज है वो एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है। और इसमें क्या है? 8 लाइन के जो बाद एकदम से ये आता है सेस्टेट, तो इसमें क्या आता है? वोल्टा आता है। वोल्टा यानी कि टर्निंग पॉइंट आता है एकदम थॉट्स का। पहली जो 8 लाइन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन? कि प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाता है। और जो बाद की 6 लाइन है उसमें प्रॉब्लम का क्या डिस्कस किया जाता है? सॉल्यूशन। तो एकदम से वोल्टा आता है। वोल्टा यानी कि टर्न आता है बाद की 6 लाइंस में। किसका टर्न? टर्न ऑफ थॉट्स, ठीक है। अब मिल्टोनिक जो सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्यों डिफरेंट है इससे, पेट्रार्क से? उसकी राइमिंग स्कीम पहले तो सेम है, ए बी बी ए, दैट इज ऑक्टेव। ऑक्टेव इज सेम, पर बट बाद का जो सेस्टेट है उसमें क्या है? सी डी ई। वर्ड जो मिल्टोनिक सोनेट है उसमें सी डी ई का कॉम्बिनेशन है, और जो
ये पोयम है वर्ल्ड इज टू मच, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन है, CDC DCD, तो इसलिए हम इस पे टिक लगाएंगे। हमारा आंसर होगा पेट्रार्कन सोनेट, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने क्या यूज किया है सेस्टेट में, CDC और DCD, उसने ये वाला फॉर्मेट नहीं यूज किया। तो अगर आंसर है तो आंसर क्या होगा, पेट्रार्कन सोनेट। अब देख लेते हैं शेक्सपियरन सोनेट। शेक्सपियर सोनेट का कॉम्बिनेशन है 12+2 का कॉम्बिनेशन। 12+2 का कॉम्बिनेशन है, इसे कौन लाया इंग्लैंड के अंदर, अर्ल ऑफ सरे लाए। अर्ल ऑफ सरे लाए क्योंकि उन्होंने पेट्रार्कन जो फॉर्मेट है यानी कि 8+6 को चेंज करा और उसको क्या इंट्रोड्यूस करा इंग्लैंड के अंदर, किस फॉर्मेट में, 12+2 के फॉर्मेट में। किसने इंट्रोड्यूस किया, अर्ल ऑफ सरे ने, अर्ल ऑफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया। एंड इंग्लैंड के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसे 12+2 के कॉम्बिनेशन को, और किस फॉर्मेट में था ये, ए बी, ठीक है, CD EF और G, यानी कि चारों स्टेंजा में, मतलब जो पहले तीनों स्टेंजा बिल्कुल सेपरेट है, राइमिंग स्कीम बिल्कुल अलग है, क्योंकि AB खत्म, CD यहीं पे खत्म, फिर EF मतलब कोई भी स्टेंजा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है राइमिंग के मामले में, बिल्कुल सेपरेट राइमिंग है। और जबकि स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या है, AB उसके बाद AB और उसके बाद क्या है, BC यहीं से शुरू हो रहा है, फिर CD C से ही शुरू हो रहा है, और उसके बाद लास्ट क्या है, EE। इसमें क्या है कि इसमें इंटरलिंक्ड है स्टेंजास, जहां पे खत्म हो रहा है राइमिंग वहीं से दूसरी राइमिंग शुरू हो रही है, जहां पे पहली सी खत्म हो रही है वहीं उसी राइमिंग से दूसरी राइमिंग शुरू हो रही है। तो हर स्टेंजा आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड स्टेंजा है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है शेक्सपियर में सोनेट में और स्पेंसेरियन सोनेट में, जबकि दोनों ही 12+2 के कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा ये मेजर डिफरेंस था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम द वर्ल्ड इज टू मच का सेंट्रल थीम क्या है, मेन उद्देश्य क्या था इस पोएम का। A, the joy of love, B, the importance of wealth, C, the alienation of humans from nature due to materialism। तो यही है इसका कि जो हम एलिनिएशन करते जा रहे हैं, एलिनिएशन मतलब दूर होते जा रहे हैं, किससे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं किससे, नेचर से। जो हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, एलिनिएशन यानी अकेले होते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, और किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मटीरियलिज्म। मटीरियलिज्म क्या होता है बेटा, भौतिक दुनिया, सिर्फ गेटिंग एंड स्पेंडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, पैसा कमाने में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इन चीजों पे बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो इसको कहेंगे कि द एलिनिएशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम नेचर ड्यू टू मटीरियलिज्म। क्वेश्चन 5, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी वेस्ट अवर पावर्स। तो इस क्वेश्चन से गेटिंग एंड स्पेंडिंग से वर्ड्सवर्थ कहना क्या चाहते हैं, क्या बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं ह्यूमंस वेस्ट देयर एनर्जी इन मटेरियल परस्यूज, यानी कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों में, यानी पैसा कमाने में और स्पेंड करने में, जबकि हम अपनी पावर्स को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। कैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज, अपनी रिलीजियस पावर्स, अपनी ह्यूमैनिटी, इन सबको खत्म करते जा रहे हैं, अपनी पावर्स को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज अ सॉर्डिड बून इन द पोएम। सॉर्डिड बून किसे कहा गया है पोएम के अंदर। सॉर्डिड बून मतलब व्यर्थ, बिल्कुल बेकार का वरदान साबित हुआ है हमारे लिए। बेकार का वरदान क्या साबित हुआ है हमारे लिए, ए वेल्थ एंड मटेरियलिज्म, बी फेथ एंड रिलीजन, सी लव ऑफ नेचर, एंड डी पैगनिज्म। सो इट इज वेल्थ एंड मटेरियलिज्म,
यानी जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना और ये सब जो हो रहा है, ये हमें वरदान लग रहा है कि हमारी लाइफ चेंज हो रही है, फास्ट हो रही है, हर चीज लाइफ के अंदर फास्ट हो रही है, बट फास्ट तो हो रही है बट हमें नेचर से दूर कर रही है। तो ये व्यर्थ है, जो ये सब चीजें हो रही है हमारे लिए वरदान नहीं है, ये व्यर्थ का वरदान है। तो क्वेश्चन 7, विच नेचुरल एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? कौन से नेचर के एलिमेंट्स जो है पोएम में रिफ्लेक्ट होते हैं? सो इट इज मून, सी, विंड्स एंड फ्लावर्स। अब मून का कैसे जिक्र है? मून के बारे में बोला गया है कि दैट सी bears her bosom to moon, यानी सी अपना हृदय खोल के मून से आलिंगन करने के लिए तैयार है। तो सी और मून दोनों की यहाँ पे बात हुई है। एंड विंड्स, विंड्स की क्या बात हुई है बेटा? विंड्स जो है वो हॉलोइंग हाउलिंग कर रही है, हाउलिंग कर रही है। कौन कर रही है? विंड्स। विंड्स सरसर की आवाज करती है, तो विंड्स को डिस्क्राइब किया। इधर किसका डिस्क्रिप्शन है? विंड्स का। विंड्स क्या कर रही है बेटा? हॉलोइंग। विंड्स हॉलोइंग कर रही है। हॉलोइंग मतलब बेटा किसकी आवाज कर रही है? सरसर की आवाज कर रही है विंड्स। और फ्लावर्स का भी यहाँ पे जिक्र है। तो इस पोयम में मून, सी, विंड्स और फ्लावर्स की चर्चा की गई है। Question 8. The line "this sea that bears her bosom to the moon" is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? that sea bears her bosom to the moon, क्योंकि जो सी है वो अपना हृदय खोल के, यानी कि अपना हृदय खोल के किससे आलिंगन कर रहा है? मून से। तो ये जो हृदय खोलना और अपनी मतलब कि मिलना, किसी से गले मिलना या फिर मिलान करना, ये किसकी एक्टिविटीज होती हैं? दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो सी क्या परफॉर्म कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज बीइंग कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, इन द पोएम स्लीपिंग फ्लावर्स इज एन इमेज ऑफ। पोएम के अंदर जो स्लीपिंग फ्लावर्स है वो इमेज है, किसकी इमेज है? स्लीपिंग फ्लावर्स इज एन इमेज ऑफ ए कामनेस ऑफ विंड्स, बी ब्यूटी ऑफ वुमेन, सी इवनिंग प्रेयर्स एंड डी फेडिंग लव। सो स्लीपिंग जो फ्लावर्स हैं वो कहा गया है कामनेस ऑफ विंड्स को, क्योंकि जो विंड्स हैं पहले वो सरसर की आवाज कर रही थी, हॉलोइंग की आवाज थी, ठीक है। उसके बाद वो जो लाउड नॉइज थी विंड की, वो उस समय क्या थी? शांत थी, काफी ज्यादा स्लीपिंग थी। स्लीपिंग मतलब कि स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब कि ड्राइड, मुरझाए हुए फूलों की तरह एकदम शांत थी। सो कामनेस ऑफ विंड की बात है। क्वेश्चन 10, व्हाट डज द पोएट विश टू बी इन द सेस्टेट? पोएट क्या बनना चाहता है सेस्टेट के अंदर? ए मॉडर्न मैन, बी अ पैगन ऑफ ओल्ड क्रीड, अ फिलोसोफर, अ साइंटिस्ट। तो पोएट बनना चाहता है पैगन। अब पैगन बनना चाहता है पोएट। क्यों बनना चाहता है पैगन? बिकॉज पैगन क्या होता है? पैगन इज अ पर्सन हु इज अ पर्सन हु बिलीव्स, हु डज नॉट बिलीव्स, एक वो पर्सन हु डज नॉट बिलीव्स, क्या करता है? वो नेचर वर्शिपर होता है, यानी कि नेचर में बिलीव करता है। सो ही इज अ नेचर वर्शिपर। नेचर वर्शिपर, वर्शिपर यानी कि वो नेचर को ही भगवान मानता है। हर चीज में सोचता है कि नेचर में, पत्थर में भगवान है, वायु में भगवान है, हर चीज को भगवान की तरह ट्रीट करता है नेचर में। सो नेचर इज गॉड, वो यही मानता है। और इसलिए वो क्या बनना चाहता है? नेचर कहता है, पोएट क्या कहता है कि मुझे पैगन बना दो, यानी कि मुझे नेचर वर्शिपर बना दो, ठीक है, मुझे नेचर का वर्शिपर बना दो, और मैं सारी एंशियंट बिलीव्स में जाना चाहता हूँ जहां नेचर की पूजा होती थी।
क्वेश्चन 11, व्हाई डज द पोएट विश टू बी अ पैगन? पोएट पैगन क्यों बनना चाहता है? बिकॉज टू अप्रिशिएट नेचर थ्रू द मिथ्स, क्योंकि वो नेचर के जैसे पहले के टाइम में नेचर को ही मिथ मानते थे कि नेचर ही भगवान है, तो वो भी इस मिथ में खो जाना चाहता है। मिथ मतलब यही बिलीव करते थे ना कि पत्थर में भगवान है, इसमें भगवान है, तो वो ही नेचर को ही भगवान मानते थे पहले। सो टू अप्रिशिएट, वो भी अप्रिशिएट करना चाहता है नेचर को गॉड मान के, तो इसलिए वो क्या चाहता है? पैगन बनना चाहता है, नेचर वर्शिपर बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु आर द माइथोलॉजिकल फिगर्स मेंशन्ड इन द पोएम? कौन कौन सी माइथोलॉजिकल फिगर्स मेंशन्ड है पोएम के अंदर? तो इट इज बी, प्रोटियस एंड ट्राइटन। प्रोटियस एंड ट्राइटन दो माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं, ये दोनों ही ग्रीक गॉड है। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है? गॉड है। ग्रीक माइथोलॉजी में दे आर डिस्क्राइब्ड एज गॉड, और इन दोनों का जिक्र हुआ है पोयम के अंदर। प्रोटियस कौन है? प्रोटियस इज द फॉर्चून टेलर गॉड, वो भगवान है जो फॉर्चून बताते हैं, इज द फॉर्चून टेलर, ठीक है। और ट्राइटन कौन है? ट्राइटन इज हाफ मैन बॉडी, आधी आदमी की बॉडी है, एंड हाफ डॉल्फिन की बॉडी है, एंड हाफ डॉल्फिन, ठीक है, हाफ डॉल्फिन की बॉडी है। और क्या काम करते हैं? ब्लोज ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजाने का काम करते हैं, बिगुल बजाने का काम करते हैं। ब्लोज ट्रम्पेट एंड कंट्रोल्स ओशन वेव्स, बिगुल बजा के ओशन की लहरों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल्स ओशन वेव्स। क्वेश्चन 13, ब्लो हिज रेड हॉर्न रेफर्स टू? सो अपने रेड हॉर्न यानी कि ट्विस्टेड, रेड मीन्स ट्विस्टेड, टेढ़े मेढ़े ट्विस्टेड से हॉर्न यानी कि ट्रम्पेट को बजाता है। कौन बजाता है? रेफर्स टू प्रोटियस प्लेइंग अ फ्लूट, ट्राइटन ब्लोइंग अ ट्राइटन। इट इज ट्राइटन जो क्या बजाते हैं? अपना ट्रम्पेट को बजाते हैं और ओशन की लहरों को शांत करते हैं। क्वेश्चन 14, द टोन ऑफ द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज? जो टोन है पोएम की उसको बेस्ट हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो द टोन ऑफ द पोएम इज जॉयफुल। क्या जॉय है पोएम के अंदर? बी, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल, सी, indifferent and neutral, D, playful and light-hearted. So it is reflective and critical. रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब बेटा? थॉटफुल है कि हमें मजबूर कर रही है ये सोचने पे कि हम प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हमने कोरोना का भी कहर झेला है, वो भी प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा, और हम बहुत सारे ऐसी चीजें आज की डेट में झेल रहे हैं जो कि नेचर के डैमेज की वजह से हम झेल रहे हैं। सो क्रिटिकल यानी कि क्या करना? आलोचना करना। आलोचना भी करी जा रही है इस पोएम में। किसकी आलोचना कर रहा है? वो हम ह्यूमन बींग्स की आलोचना कर रहे हैं कि हमने अपने हृदय को कैसे दूर कर लिया है, हमने अपने हृदय को कैसे दूर कर लिया है नेचर से, एंड वी आर इन्वॉल्व्ड इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम कैसे इन्वॉल्व हो गए मटेरियलिस्टिक दुनिया में। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट? सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है? सो इसकी राइमिंग स्कीम है बी, ए बी बी ए, अभी मैंने बताई थी आपको, ए बी बी ए और सेस्टेट, ये 8 लाइंस हो गई शुरू की, ए बी बी ए, उसके बाद सी डी सी एंड डी सी डी। सो ये बाद की क्या हो गई? 6 लाइंस, 6 लाइंस, 8 + 6 का कॉम्बिनेशन है यानी 14 लाइंस का। कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। Question 16, Wordsworth's complaint in the poem reflects which broader concern of the romantic moment? Wordsworth complaint कर रहे हैं नेचर के पोएम के स्टार्टिंग में ही कंप्लेंट कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाता है? ए, राइज ऑफ मेडिवलिज्म, बी, द डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म, द सेलिब्रेशन ऑफ मोनार्की,
and the growth of scientific rationalism. So it is basically Wordsworth जो पोयम है वो बता रहे हैं क्या, डेंजर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म, यानी कि फर्स्ट टाइम जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतना ज्यादा इफेक्ट नजर आ रहा है उसके कारण जो है मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो है ये डेंजर है. क्यों डेंजर है? बिकॉज वी आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द नेचर. हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं और नेचर को हम देख ही नहीं रहे, ट्रीज को कट डाउन करते जा रहे हैं, केयर ही नहीं कर रहे हम नेचर की. सो इट इज लिटल, हमने एक उसमें लाइन आई है ना, इट इज वेरी लिटल दैट वी सी इन नेचर. हम बहुत कम देख पा रहे हैं नेचर को. दैट इज आर्स, मतलब नेचर जो कि हमारी अपनी दोस्त है. दैट इज आर, मतलब वो हमारी है पर हम उसका ध्यान नहीं रख पा रहे. क्वेश्चन 17. द स्पीकर्स लॉन्गिंग टू बी अ पैगन रिफ्लेक्ट्स. स्पीकर जो है क्या कह रहा है कि मैं एक पैगन बनना चाहता हूं. क्यों? ए रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियन फेथ एंटायरली, बी डिजायर फॉर माइथोलॉजिकल स्पेक्टिकल, सी yearning for a world view that sees divinity in nature, and D preference for polytheism over monotheism. So क्यों बनना चाहता है स्पीकर एक पैगन? बताइए बेटा. बिकॉज ऑफ द yearning, क्योंकि वो yearning कर रहा है. क्या yearning कर रहा है? वर्ल्ड वाइड व्यू दैट सीज डिविनिटी इन नेचर, क्योंकि वो नेचर में किसको देखना चाहता है? नेचर में भगवान को देखना चाहता है, डिविनिटी को देखना चाहता है, और क्या करना चाहता है? वो नेचर में इंजॉय करना चाहता है, नेचर में खो जाना चाहता है. कौन? पोएट, स्पीकर. इसलिए वो पैगन बनना चाहता है, क्योंकि पैगन क्या होते हैं? नेचर वर्शिपर होते हैं. तो वो अपने आप को पैगन बनाना चाहता है और नेचर में खो जाना चाहता है. क्वेश्चन 18. द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस कॉन्ट्रास्ट करती है. किसके किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है? ए पैगनिज्म वर्सेस क्रिश्चियनिटी, बी मटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअल कनेक्शन, सी साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन, एंड डी मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन. सो किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है ये पोयम? वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इट इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन. यानी एक तरफ तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसमें हम खोए पड़े हैं, और एक तरफ हमें करना किसमें चाहिए इन्वॉल्व अपने आप को? स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कि नेचर से कनेक्ट है. Question 19. Which feature of romantic poetry is strongly evident in this sonnet? कौन सा ऐसा फीचर है रोमांटिक पोएट्री का जो हमें दिखाई देता है? A. Reverence for classical unities, B. Emphasis on satire and wit, C. Deep appreciation of nature and emotional intensity, and D. Use of heroic couplets. So इसमें इस सोनेट में डीप एप्रिसिएशन की गई है. इस सोनेट में डीप एप्रिसिएशन की गई है नेचर की, एंड इमोशनल इंटेंसिटी दिखाई गई है. ठीक है, किसके प्रति? नेचर के प्रति. सो एप्रिसिएशन किसकी की गई है? नेचर की. क्वेश्चन 20. बाय इन्वोकिंग प्रोटियस एंड ट्राइटन, वर्ड्सवर्थ क्या मतलब प्रोटियस और ट्राइटन के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं वर्ड्सवर्थ? कंडेम्स ग्रीक माइथोलॉजी, कंडेम कर रहा है ग्रीक गॉड्स को, माइथोलॉजी को. सजेस्ट दैट मिथ कैन रिस्टोर अ सेंस ऑफ वंडर इन नेचर, हाईलाइट्स द सुपीरियरिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी, डिसमिसेस इमेजिनेशन इन फेवर ऑफ रीजन. सो क्या कर रहा है वो? सजेस्ट कर रहा है. क्या सजेस्ट कर रहा है? प्रोटियस और ट्राइटन के थ्रू वर्ड्सवर्थ बोलता है कि मैं मिथ में खो जाना चाहता हूं ताकि मैं रिस्टोर कर सकूं क्या? नेचर को, ताकि मैं नेचर के अंदर इन्वॉल्व हो सकूं. तो ट्राइटन और प्रोटियस और ट्राइटन के थ्रू वर्ड्सवर्थ बोलता है कि मैं इस मिथ में जाना चाहता हूं. कौन सा मिथ?
जो एशियंट बिलीव्स थे कि गॉड ही नेचर ही गॉड होती है, नेचर में भगवान को देखता हूं मैं, तो इस बिलीव के अंदर मैं दोबारा से लॉस्ट करना चाहता हूँ अपनी सेंस को, लॉस्ट माय सेंस इन नेचर. This is all for today. You can join us on even English 360.